अगर यही नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगाते हो तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, इन द डायरेक्शन फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे अगेंस्ट द फील्ड, घूम के फिर से ऐसे ही बन जाएगा। तो अर्लियर नेट डाइपोल मोमेंट ऑन बल्क वाज 0। नहीं समझा क्या सर? सी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द फील्ड। ये पॉजिटिव चार्ज है, यही नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगाएगा और नेगेटिव चार्ज पे इधर। तो ऐसा नहीं हो जाएगा, शेप ही चेंज हो जाएगा मॉलिक्यूल। एक्चुअली ऐसा होता है, अगर आप एक मॉलिक्यूल को, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसका शेप ही चेंज हो जाता है। सर फिर उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं रहेगा ना? नहीं, इंडिविजुअली। हाँ, तो यही कहानी बन गई ना वापस से, फिर पूरे बल्क पे बचने लगे। एक मॉलिक्यूल भी अपने आप में डाइपोल हो गया एंड ओवरऑल डाइपोल मोमेंट भी बचेगा। हेलो, बहुत आसान सी कहानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक है, वन इज पोलर डाइलेक्ट्रिक व्हिच इज ऑलरेडी अ डाइपोल, molecules of which are already a dipole but they are randomly aligned due to thermal agitations, they are randomly aligned, कोई इधर मूव करके बैठा है, कोई उधर ओरिएंटेड है, कोई किधर है, so net dipole moment 0 होता है। but as soon as you keep it in an electric field, सबके सब घूम के सीधा सीधे हो जाते हैं। थोड़ा extent of alignment depends on the strength of the electric field। ऐसा नहीं कि ऐसा थोड़ा सा वीक फील्ड लगा दे तो भी सबके सब सीधे हो गए, होता है, कम होता है। इसमें नॉन पोलर में पहले से डाइपोल नहीं है, बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे वो खुद में डाइपोल बन जाते हैं। जैसे ही फील्ड लगाओगे दे देमसेल्फ बिकम अ डाइपोल। ठीक है, ये खुद डाइपोल बन जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो पी नेट इज नॉट 0 फॉर एनी ऑफ द टू, ना तो इसके लिए ना तो इसके लिए। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। ओके, अब देखो, एक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम लोग, पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन एज वन। सो extent to which these existing dipoles are aligned or non-polar molecule gets polarized, जो किस एक्सटेंट में ये हुआ है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसका मेजर क्या होगा। मैं शायद क्वेश्चन ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाया। कितना ज्यादा अलाइनमेंट हो गया है मॉलिक्यूल्स का, या कितने स्ट्रॉन्ग डाइपोल्स बन गए हैं, कौन, ये मॉलिक्यूल्स, ये किस, इसका मेजर क्या होगा? What will be measure of it? जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना उसका स्ट्रेंथ होगा उतना। एग्रीड, लेकिन आप मेजर कैसे करोगे अप्लाइड फील्ड के अलावा? हेलो सर, क्वेश्चन रिपीट करो। आप कैसे मेजर करोगे कि कितना ज्यादा पोलराइज हुआ है? What will be measure of extent of polarization for you? अरे यार, डाइपोल मोमेंट मेजर करके मजा ही नहीं आता बात में। हेलो सर समझ गया। कितना ज्यादा पोलराइज हुआ है उसका मेजरमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा पोलराइज हुआ है, डाइपोल मोमेंट कम आ रहा है तो पोलराइज कम हुआ है। तो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, measure of extent of polarization is dipole moment induced in bulk. Induced in bulk. Everyone is convinced कि भाई जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट आया, मैं बोलूंगा उतना ज्यादा पोलराइज हुआ है। बोल दो 2-4 हाथ तो अच्छा लगेगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सो डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा उतना ज्यादा पोलराइज हुआ है, राइट। अब देखो, एक बड़ा बल्क लिया मैंने, बहुत बड़ा था, और एक छोटा सा लिया, बहुत छोटा सा। इसमें डाइपोल मोमेंट आया समझो 10
मैं ऐसे जस्ट लिखने के लिए लिख रहा हूँ, इतना होता नहीं है, 10 माइक्रोमीटर और इसमें हुआ 5 माइक्रोमीटर, तो कौन सा ज्यादा पोलराइज हुआ है, ये या ये? 10 माइक्रोमीटर वाला। नहीं बता But सकते see, सर, किससे? नहीं बता सकते, क्यों? अरे सर यार ये कहाँ तो, से कहाँ वो किसको बता। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, थोड़ा सा भी पोलराइज हुआ होगा, जैसे ये एक बहुत बड़ा गांव है, ये छोटा सा गांव है, हाँ, सबके पैसे मिला के इस गांव में 10 लाख रुपए हो रहे हैं, राइट, और यहाँ पे सबके मिला के 1 लाख रुपए हो रहे हैं, तो कौन से गांव के लोग रईस हैं, इसके या इसके? अरे कैसे मालूम, ये तो सबका जोड़ के, वो तो इससे पता चलेगा ना पर हेड कितना है। तो इसके लिए बोलते हैं कि पूरा डाइपोल मोमेंट मत बताओ, आप तो बताओ डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। जा रहा दिमाग में? हाँ सर। हाँ, तो पूरे बल्क का बताओगे, मुझे क्या मालूम कितने मॉलिक्यूल्स को सीधा कर करके, अरे बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल्स है, थोड़ा थोड़ा भी सीधे हुए तो बड़ा डाइपोल मोमेंट बन जाए, बड़ा डाइपोल बन जाएगा, तो वो मत बताओ अब, वो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन विल बी कंसीडर्ड एज डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ कहानी आती है पोलराइजेशन वेक्टर, ये क्वांटिटी है, पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल P वेक्टर से डिनोट करते हैं, व्हाट इट इज, पोलराइजेशन वेक्टर इज नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक, so dipole moment per unit volume is known as polarization. Polarization किसको बोलते हैं? Polarization vector क्या है? Is net dipole moment per unit volume of dielectric, right? It's a vector quantity, it's a vector quantity and its direction is same as that of applied field or dipole moment induced in क्या? Polarization vector is net dipole moment per unit volume of a dielectric. It's a vector quantity and its direction is same as that of applied field, right? Or dipole moment induced on bulk. Suppose करो net dipole moment, ये bulk है, इसका volume है V, और इस पे जो dipole moment आया है, if recall dipole moment हम P से denote करते थे, तो ये कैपिटल P वेक्टर से डिनोट करते हैं, कैपिटल P वेक्टर इज नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, या शायद उल्टा लिख दिया मैंने, कैपिटल P तो इसके लिए था डाइपोल मोमेंट के लिए, पोलराइजेशन के लिए स्मॉल p यूज करते हैं, राइट, सो पोलराइजेशन इज नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यूनिट की बात करोगे तो कूलम मीटर पर मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, सो डाइपोल मोमेंट इज, so dipole moment per unit volume is known as polarization. थोड़ा सा बोर सा, पता नहीं मैं ठीक से बोल नहीं रहा हूँ आज, क्या नींद सी आ रही, बट है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, कभी कभी मैं इसको 2 लाइन में बोल देता था। ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे सब सीधे हो जाएंगे, तो भाई ये इसका डाइपोल मोमेंट इसका डाइपोल मोमेंट ऐड होने लग गया, पहले ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर ऐसे सब कैंसिल हो जाते थे मिला जुला के, बट अब सब थोड़े थोड़े सीधे हो गए, तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट तो बचता है। और सेम कहानी इसमें, और ये कितना ज्यादा पोलराइज हुए हैं, ये कितने ज्यादा अलाइन हुए हैं, ये एक्सटर्नल फील्ड पे डिपेंड करता है। बट सवाल ये है कि मैं मेजर कैसे करूं, तो मेजर तो भाई आप देख लो कितना डाइपोल मोमेंट आ रहा है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा आया तो ज्यादा पोलराइज हुए। फिर एक और प्रॉब्लम आई, अरे बड़ा बल्क होगा, बड़ा ज्यादा वॉल्यूम लिया आपने, ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसके अंदर, तो थोड़ा भी पोलराइज होने से डाइपोल मोमेंट ज्यादा आ जाएगा, तो थोड़ी ना चलेगा। तो आप तो भैया पर यूनिट वॉल्यूम मुझे बताओ, तो मैं समझ पाऊंगा कि कितना पोलराइज हुआ है, राइट। सो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट मैटर्स, राइट। एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन, sorry, measure of extent of polarization is
डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आ रहा है समझ में? हाँ सर। हाँ सर। तो एक छोटा सा डेफिनेशन, और कुछ कुछ बुक्स में दिया रहता होता है, इंपॉर्टेंट है, बट अपने बुक में एनसीईआरटी में ये मैग्नेटिज्म में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी में नहीं दिया हुआ है। क्या लिखा है वहां पे? इसको रिलेट किया है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से। इफ आई से polarization will be directly proportional to electric field, do I appear logical in saying that? मैं क्लेम कर रहा हूं कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और जो पोलराइजेशन है, दैट इज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Am I logical in saying that? हाँ। Yes. क्यों भाई? जितना ज्यादा फील्ड लगाओगे तो नॉन पोलर होगा तो उतना ज्यादा पोलराइज होगा, पहले से पोलर होगा तो उतना ज्यादा अलाइन होगा, राइट? सो P is directly proportional to T, and the constant which is used here, constant of proportionality, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ये मैग्नेटिज्म में हमारे बुक में एक्सप्लेन किया सर ये बुक्स में आएगा? बोर्ड्स में तो नहीं आएगा, बट देयर इज एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये बुक में हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उसने मैग्नेटिज्म में एक्सप्लेन किया, तो बाय डिफॉल्ट देयर हैज टू बी अ टर्म लाइक इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इन इलेक्ट्रिसिटी, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे बुक में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सप्लेन किया हुआ, बट इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी लिखा, बाद में लिख दिया है कि देयर इज एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। दैट मींस यू शुड नो, खत्म बात। एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो आपको पता होना चाहिए, समझा? ओके, सो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम, नहीं उसकी वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड इन वेक्टर फॉर्म P वेक्टर इज काई E इनटू E वेक्टर। स्पेशली जेई में तो कभी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है देयर इज एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज लिखी हुई है मैग्नेटिक इस कांस्टेंट को काई बोलते हैं। हाँ काई, काई दैट इज इलेक्ट्रिक, काई E है सबस्क्रिप्ट, तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, काई B लिखा होता है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये कहानी हो गई। हाँ। ओके, अब देखो क्वेश्चन ये आया कि हाउ डज फील्ड, व्हाई डज फील्ड वीकेंस इनसाइड एंड inside a dielectric as compared to what it was without dielectric. Suppose यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है throughout E naught. Inside dielectric, if I place a dielectric, if I place a conductor, what is field inside? अगर मैं कंडक्टर, जीरो हो जाता था। सबको याद है क्यों होता था? Because it had free electrons which were pulled by this electric field in this direction. तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जमा हो जाते थे, उनका काउंटर पॉजिटिव चार्ज आता, तो नेट फील्ड अंडर Q जीरो होता था। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया, राइट? As a result, an electric field is developed within the conductor इस डायरेक्शन में। अप्लाइड फील्ड ऐसा है और ये ऐसा, तो दोनों मिला के जीरो हो जाता था। याद है, एक्सप्लेनेशन भी दिया था मैंने, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे हमने। हाँ सर। अब क्या है, इस बार ये फ्री चार्ज हमको नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई मूवमेंट ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है। कि लग रहा है आपको पॉसिबल है? हेलो, रिपीट। ये डाइलेक्ट्रिक है। नाउ दिस इज नॉट अ कंडक्टर, सो यू विल नॉट हैव फ्री चार्ज ऑन टू ऑफ इट्स सरफेसेस। लेफ्ट एंड राइट सरफेस पे आपको फ्री चार्ज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो क्या होते हैं डाइलेक्ट्रिक में? डाइलेक्ट्रिक है, बैड कंडक्टर है, इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाउंडेड है, राइट?
बट होगा क्या, ये पोलराइज हो जाएंगे, या तो पहले से पोलर रहे होंगे तो क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे कुछ इस तरह से। नॉट एग्जैक्टली दिस वे, इतना भी डिसिप्लिन नहीं, बट थोड़ा तो होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। हो जाएंगे ना ऐसे। ओके, अब ऐसा होने से कहानी क्या हुई मालूम, ये अंदर के पॉजिटिव और नेगेटिव को तो छोड़ दो आप, लेकिन ये कॉर्नर कॉर्नर वाले पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये पॉजिटिव दिख रही है आपको और ये वाली नेगेटिव, राइट। सो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां पे आपके एंड्स पे चार्ज अपीयर होने लगेगा। ये कंडीशन, ये फिगर आपको कन्विंसिंग लग रहा है तो ठीक, नहीं तो सोचो, फिर मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। समझा मैंने क्या बोला? हाँ सर। बिना फील्ड के सारे मॉलिक्यूल्स या तो नॉट अ डाइपोल थे, या तो थे डाइपोल तो इधर उधर घूमे होते। जैसे आपने फील्ड लगाया सारे अलाइन हो गए, या तो अपने आप में डाइपोल बन गए। ऐसा होने से हुआ क्या, ऐसा होने से आप देखोगे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये जो आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब दिख रहा है, इसके एंड्स पे, लेफ्ट एंड और राइट एंड पे, ये दोनों एंड्स पे आपको चार्ज अपीयर होता दिखेगा। बीच वाला चार्ज तो खत्म हो गया, देखो एक बीच वाला प्लस माइनस मान लो कैंसिल हो गया, एक दूसरे कैंसिल कर रहे हैं, बट कॉर्नर वाला आपको इस, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव मिला के समझो चला गया, एक ऐसे ही बोलना जैसे ये पॉजिटिव चला, ये कैंसिल। लेकिन स्लैब के एंड एंड पे आप देखो ना, स्लैब के एंड एंड पे देखो, इधर पे प्लस चार्ज दिख रहा है, इधर पे माइनस चार्ज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, राइट। सो ये जो चार्ज है इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, एंड ट्रस्ट मी ये होता है इंड्यूस्ड चार्ज। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बोर्ड्स में भी आते हैं, एंड जेई में तो खैर आ ही सकता है। तो ये इंड्यूस्ड चार्ज है, दिस इज नॉट फ्री चार्ज। इफ इट वाज अ कंडक्टर, फ्री चार्ज वुड हैव अपीयर्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द dielectric, sorry, of the conductor, but this is not a conductor, this is a dielectric. तो डाइलेक्ट्रिक के एंड्स पे एक चार्ज अपीयर होगा, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। सो दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज अपीयरिंग ऑन द टू एंड्स ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। अब देखो, ये जो एक्सटर्नल फील्ड है वो क्या हो गया, ई नॉट। वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं भी होता तो भी यहां पे था, तो यहां पे ई नॉट तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, राइट। अब ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, इसकी वजह से एक रिवर्स फील्ड यहां पे आ गया, ई डैश बोल देता हूं मैं इसको, समझा। तो इन दोनों का नेट फील्ड यहां पे अंदर बचे। दिस इज कॉज ऑफ व्हाई, दिस इज व्हाई फील्ड वीकेंस इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक। सोचो आप मैंने क्या बोल दिया, फिर मैं वापस एक्सप्लेन करूं। हेलो सर रिपीट। देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, एग्रीड। कौन सा? हाँ। ई नॉट, ई नॉट वहां एग्जिस्ट कर रहा था। अंदर पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन की वजह से इंड्यूस्ड चार्ज आया। वो इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे आ गया। उस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे आ गया, ठीक। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। उनका जो रिजल्टेंट है, वो एक्सटर्नल फील्ड से कम हो जाएगा। देख लो मैंने क्या बोला, इतने आज लगता है चीजें कॉम्प्लिकेट करके बता रहा हूँ क्या, मुझे मजा तो नहीं आ रहा है, जबकि बहुत सिंपल चीज थी। आपने बाहर एक फील्ड लगा हुआ था ई नॉट, एक फील्ड था ई नॉट, अरे इतने में तो हाँ बोला, एक फील्ड। हाँ ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा,
एंड्स पे चार्ज आया नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ इसकी वजह से इस डायरेक्ट फील्ड नहीं बनेगा, ये प्लस ये माइनस की वजह से हाँ 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 पॉजिटिव, ये एक फील्ड बन गया। अच्छा हाँ। एक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा था ई नॉट, ई नॉट और ई डैश दोनों एक दूसरे को अपोज नहीं कर रहे हैं, हाँ हाँ कर रहे हैं। तो वहां पर नेट फील्ड कम हो गया। नेट फील्ड विच अदरवाइज वाज ई नॉट, अगर ये नहीं रखा होता स्लैब तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होता था, बट उसके अंदर ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज एक फील्ड